हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही थी, जिसमें हमने आपको क्लास 6 और 7 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसको ख़त्म कर दिया है ओल्ड वाली, और जो क्लास 6 की न्यू वाली एनसीईआरटी है उसका भी हमने 95% ख़त्म कर दिया है। अब केवल 2 चैप्टर उसमें बचे हैं, 2 चैप्टर उसमें बचे हैं, उसको ख़त्म कर देंगे। 7 की तो केवल ओल्ड ही है, न्यू आई ही नहीं है। 7 पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज से हम चैप्टर 8 को शुरू करेंगे। चैप्टर 8 शुरू करेंगे, 1 हफ्ते लगेगा चैप्टर 8 को, 1 वीक इसको लगेगा चैप्टर 8 को ख़त्म करने में। 1 वीक या 1 वीक क्या 10 दिन इसको हम मान सकते हैं, 10 दिन में। उसके बाद ज्योग्राफी जल्दी हमने ख़त्म करना है। और पॉलिटी हम क्या करेंगे, पॉलिटी का हमने पहले ही बता दिया, केवल 1 वीडियो आएगा। पॉलिटी का 1 वीडियो आएगा क्लास 6 के लिए, 1 7 के लिए, 1 8 के लिए। और अगर कम ही टॉपिक बनेगा तो दोनों के लिए हम कोशिश करेंगे कि तीनों क्लास के लिए 1 ही वीडियो बना लेंगे। तो उसी के अंतर्गत आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री को शुरू करेंगे, जिसका टाइटल क्या है, हमारे अतीत थर्ड। और इसमें चैप्टर 1 का नाम क्या है, कैसे, कब और कहाँ। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि जेम्स रेनल ने भारत का नक्शा तैयार किया था। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, जेम्स रेनल ने भारत का नक्शा तैयार किया था। कब किया था, 1782 में। किसने कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने। जेम्स रेनल ने भारत का पहला नक्शा तैयार किया था 1782 में। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो किसने दिया था, जेम्स रेनल को 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था। अब रेनल भारत पर अंग्रेज़ों के विजय के समर्थक थे। भारत पर अंग्रेज़ों की विजय मतलब कि ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों का वर्चस्व बना रहे, मतलब कि जैसे कि बाकी सब अंग्रेज़ों का ही जो मस्तिष्क जिस प्रकार सोचता था वैसे इनका भी था कि ये भारत पर वर्चस्व स्थापित करने की जो प्रक्रिया थी उसमें इनका मानना था कि नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मानना क्या था, और इनका मानना सही भी था। अगर ये मतलब कि किसी भी, अगर आपको मान लो किसी भी जगह का क्या करना है, आपको वर्चस्व स्थापित करना है, आपको किसी भी जगह का वर्चस्व स्थापित करना है, आपको किसी भी मान लीजिए चैप्टर किसी भी बुक को पढ़ना होता है तो आप उसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं ना। आपको किसी भी पेपर के बारे में अच्छे से तैयारी करना होता है तो आप उसके सिलेबस को पहले देखते हैं ना। ठीक उसी प्रकार इनका जिस प्रकार मानना था कि अगर भारत का वर्चस्व और अच्छे ढंग से स्थापित करना है, क्योंकि उस समय तक तो उतने अच्छे ढंग से स्थापित हुआ नहीं था, तो इनका मानना था कि अगर हमें भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो नक्शा तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा था आर्थर। ब्रिटेन की विक्टोरिया रानी की तीसरे बेटे का नाम क्या था, आर्थर। और इसे ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी मिली थी। ड्यूक ऑफ कनाट मतलब कि कनाट जो एक जगह है दिल्ली में है ना, कनाट क्या है, एक जगह है। और ड्यूक मतलब क्या होता है, ड्यूक मतलब होता है राजकुमार, राजकुमार होता है ना, राजकुमार। तो एक तरीके से उसे बस यही कहा जाता था, कनाट का ये राजकुमार है। तो आर्थर को क्या उपाधि थी, ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 बना। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट ना। उसी के तहत जो गवर्नर था बंगाल का, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट से और भी क्या चीज़ें हुई थी कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1774 में बंगाल में हुई थी। ठीक है, और एक प्रश्न बन सकता है कि इसके पहले जो चीफ जस्टिस बने वो कौन थे, वो थे इलिजाह इम्पे। वो कौन थे, इलिजाह इम्पे थे। ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और भी कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत हुई थी। ठीक है, और इसमें चीफ जस्टिस पहले कौन थे, इलिजाह इम्पे। इनका नाम क्या था, इलिजाह इम्पे। आखिरी वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आखिरी वायसराय भी दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड तो कहना उचित नहीं होगा, केवल माउंटबेटन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 1817। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में, 3 पार्ट में इनकी बुक थी, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनके बुक का नाम क्या है, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। डायरेक्ट पहली बात तो यही पूछा जाएगा, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक के जो ऑथर हैं वो कौन हो जाएंगे,
वो जेम्स मिल के हो जाएंगे। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं और राजनीतिक दार्शनिक भी हैं। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। भारत के इतिहास को, इनकी बुक भी 3 भागों में थी, भारत के इतिहास को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा था। पहला क्या था? हिंदू इतिहास, दूसरा मुस्लिम इतिहास और तीसरा ब्रिटिश इतिहास। हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री में इन्होंने बांटा था, जिसको बाद में अमान्य घोषित किया गया था। बाद में अमान्य घोषित किया गया है। और जो भारत के इतिहासकार हैं उन्होंने क्या बना दिया? प्राचीन इतिहास ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास कहाँ तक? 1700 या 1800 तक माना जाता है। और उसके बाद आधुनिक इतिहास है। उसके बाद आधुनिक इतिहास है। 1800 के बाद आधुनिक इतिहास 1947 तक हम लोग पढ़ते हैं ना, और आगे भी अब आगे पढ़ते ही रहेंगे क्योंकि इतिहास हमेशा बदलता रहता है। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने एक बुक लिखी 3 पार्ट में। कितनी पार्ट में? 3 पार्ट में लिखी। और बुक का नाम क्या है? आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसमें इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बाद में इसको अमान्य घोषित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल में बांटते हैं। लेकिन इस विभाजन की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। ध्यान रखिएगा, इस विभाजन की भी कुछ समस्याएं होती हैं कि आप प्राचीन कहाँ तक मानेंगे और मध्यकालीन और आधुनिक कब तक आप मानेंगे। ये भी क्योंकि आधुनिक जो होगा वो भी तो मध्यकालीन का भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। इतिहास के इन खंडों को बांटने की भी समझ पश्चिम देश से आई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी एक समस्या थी, एक इंपॉर्टेंट समस्या ये भी थी कि ये भी पश्चिमी देशों से ही ये आई थी कि इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटना। अगला है, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, जिससे क्या हो कि जो आने वाली पीढ़ी है, अंग्रेजों की जो आने वाली जो वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर जो बनेंगे वो चीज़ें सीखें और भारत पे कैसे शासन करना है, वर्चस्व स्थापित करना है, इनको दबाना है, उसको जाने। इसलिए उन्होंने अभिलेख कक्ष भी बनवाए। 19वीं सदी के शुरुआती साल में इस दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी। ठीक है, 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी और इन्हें खुशनवीसी के माहिर लोग लिखते थे। खुशनवीसी के माहिर, खुशनवीसी भी आगे देख लीजिए, खुशनवीसी या सुलेख नवीस, इन्हें क्या कहा जाता था? खुशनवीसी या सुलेख नवीस। ये क्या होते थे? जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर ढंग से जो चीज़ें लिखते थे उन्हें खुशनवीसी या सुलेख नवीसी कहा जाता था। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बना था। बंगाल बना था, हुगली नदी के तट पे। ध्यान रखिएगा, कहाँ बना था? बंगाल बना था, बंगाल में बना था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बना गया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। जेम्स रेनेल ने भारत का नक्शा बनाया था रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हमें वर्चस्व स्थापित करना है भारत में तो नक्शा बहुत ज़रूरी हो जाता है। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटे का नाम आर्थर था और इसे ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि मिली थी। अगला पॉइंट है, पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। किससे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से हो जाएंगे ना। इसमें कुछ और भी चीज़ें हुई थी कि रेगुलेटिंग, इसके पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, लेकिन नाम बदल के अब क्या कर दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और इसी एक्ट से क्या किया गया था? 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे? सर इलिजाह इम्पे हो जाएंगे। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन प्लान अगर पूछा जाता है, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, माउंटबेटन प्लान कब आया था? 1947। जो इंडिपेंडेंस एक्ट था वही था। माउंटबेटन प्लान क्या था? अगर सिंपल तरीके से पूछा जाएगा कि माउंट को हम ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, माउंटबेटन प्लान था क्या? इसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कहते हैं। ये 1947 में आया था। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा, इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा है वही था माउंटबेटन प्लान। ध्यान रखिएगा, वही क्या था? माउंटबेटन प्लान था। आगे देखते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल। इन्होंने 3 पार्ट में एक बुक लिखी, 3 पार्ट में, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सुझाई गई वर्गीकरण से अलग होकर भारत के लोगों ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं थी। जैसे एक समस्या दी गई है कि यह भी जो बांटने की समस्या थी यह भी पश्चिम देश से आई थी। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि जो वो चीज़ें कर रहे हैं उन्हें उनके दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी
हमसे सीख ले सके और इसी तरीके से भारत में शासन अपना सही ढंग से चलाए। और इसके लिए इन्होंने 19वीं सदी के शुरुआती सालों में दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकल बनवाना शुरू करवाया था, जिसको खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी कौन होते थे? खुशनवीसी का एक और नाम है सुलेख नवीसी। ये ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे, मतलब कि अभी भी आप देखते हैं ना कि दीवारों पे कहीं शहरों में जाइए तो बहुत अच्छे ढंग से लिखा रहता है ना, बिल्कुल अच्छे ढंग से एकदम लिखा रहता है। तो वो कौन होते हैं? खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ही उनको हम कह सकते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।